नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने जो एक दिल्ली पुलिस के पेपरों की जो सीरीज शुरू कर रही हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर किया करो सभी बच्चों के पास, ताकि और भी बच्चे क्या है इसका फ़ायदा उठा सके भी। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 2017 के अंदर दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमेशा पूछा जाता है। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत बार आपको चर्चा की है। जैसे यानी स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में जैसे पूछा भी, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लॉर्ड रिपन को भी किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो HSSC का जैसे जिक्र करते हैं, SSC का जैसे जिक्र करते हैं, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम हुए, उन एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। लॉर्ड रिपन 1780 से जैसे जिक्र करते, यानी 1880 से लेके 1884 तक भी, यानी 1880 से लेके 1884 तक भारत में क्या है, वायसराय के रूप में ये नियुक्त हुए थे लॉर्ड रिपन जो है। अच्छे सुधार करने के कारण ही, भारतीय लोगों के साथ मेल मिलाप के कारण ही, लोग अपनी लोकप्रियता के कारण ही इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। खास करके अलग अलग विद्वानों ने भी इनके बारे में टिप्पणी की है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हम जिक्र करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको क्या कहा था, भारत का मुक्तिदाता भी। क्या कहा था, भारत का मुक्तिदाता कहा था भी। यानी भारत का मुक्तिदाता कौन है, तो भारत का मुक्तिदाता किसको कहा था, लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको ध्यान होना चाहिए, लेडी विद लैंप यानी दीपक वाली महिला के रूप में जानी जाती है। क्रीमियम युद्ध के अंदर इन्होंने क्या है, जो घायल सैनिक थे उन सैनिकों की क्या की थी, इन्होंने सहायता की थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता की क्या दी है, इसको उपाधि दी है। क्या दी है, एक उपाधि दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है, आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी एक बात आपको ध्यान होना चाहिए, 1820 में इनका जन्म हुआ था और 1910 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब पढ़ते 1910 में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय एक महान विद्वान, ठीक है, सॉरी 1910 का जैसे हम जिक्र करते हैं, 1820 में इनका जन्म हुआ था, 1910 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की मृत्यु का जैसे हम जिक्र करते हैं, 1910 में मदर टेरेसा का भी जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, मदर, यानी एक महान हस्ती इस दुनिया से गई है तो एक महान हस्ती इस दुनिया में आई भी है, जिसे मदर टेरेसा का हम जिक्र करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुल प्रेस एक्ट को भी खत्म किया था भी, यानी वर्नाकुल प्रेस एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। लॉर्ड लिटन का जैसे हम जिक्र करते हैं, लॉर्ड लिटन है, यानी लॉर्ड रिपन से पहले भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने क्या है, पत्र का जो यानी आपके समाचार पत्र थे उनके ऊपर क्या लगा दिया था, एक एक्ट लगा दिया, वर्नाकुल प्रेस एक्ट, यानी प्रतिबंधित कर दिया था। परंतु लॉर्ड रिपन ने उनको क्या कर दिया था, वर्नाकुल प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड रिपन के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, व्यवस्थित जनगणना हुई थी भी, व्यवस्थित जनगणना, यानी व्यवस्थित जनगणना का जैसे जिक्र करते हैं हम, व्यवस्थित जनगणना, तो व्यवस्थित जनगणना भी किसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। हम सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में। यानी भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, मेयो के काल में भी। किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। व्यवस्थित जनगणना जो 10-10 साल के बाद जनगणना होती है, वो जनगणना भारत में कब हुई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1881 में, वो किसके काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। वेरी वेरी। इसके अलावा इल्बर्ट बिल भी इसी के समय में आया था भी। क्या आया था,
एल्बर्ट बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1883 का जैसे जिक्र करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अभी एल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। किसके समय में आया था? तो आपका ये ध्यान होना चाहिए, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में ये आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार और रिपीट होता है, प्रशासनिक सेवाओं के, जैसे यूपीएससी का हम जिक्र करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में 18 से बढ़ाकर उम्र कितनी की थी इन्होंने? 21 वर्ष भी, यानी 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 21 वर्ष। ये करने का काम भी किसका था? लॉर्ड रिपन का था। यानी लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो सबसे पहले कम उम्र होती थी 18 साल, 18 को बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष करने का भी इन्होंने काम किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत में स्वर्ण, ब्रिटिश काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है भारत में, किसके काल को? लॉर्ड रिपन के काल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं कार्यों के कारण क्या था? वो लोकप्रिय था, जनता के बीच में क्या था? वो लोकप्रिय था, आपका लॉर्ड रिपन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सारे के सारी जो जनगणना भी आप पढ़ सकते हो, भी कौन सी जनगणना हुई थी, कब हुई थी, भारत की जो जनगणना शुरुआत कब हुई थी, व्यवस्थित कब हुई थी, 14वीं जनगणना कब हुई थी, 15वीं कब हुई थी, 16वीं जनगणना कब होनी है, कब कैसे शुरुआत हुई थी, उसके जनगणना आयुक्त कौन है, ये चीजें आप पढ़ सकते हो। आज़ादी के बाद भारत की ये कौन सी जनगणना है, एक चैप्टर है। वैसे तो हमने इनके बारे में पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, इन चीज़ों के बारे में। ब्रिजपाल सर ने तो बहुत अच्छे इसके नोट्स भी बना रखे हैं, तो ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी? एक इंग्लिश साप्ताहिक पत्र था आपका न्यू इंडिया का, जैसे जिक्र करते हैं तो न्यू इंडिया है, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे यंग इंडिया का जिक्र करते हैं, बहुत से समाचार पत्र जैसे जिक्र है आपके। तो न्यू इंडिया किस, न्यू इंडिया साप्ताहिक था सबसे पहले, तो ये ध्यान होना चाहिए आपका, क्या है था? साप्ताहिक। तो इसकी शुरुआत करने वाले थे आपके विपिन चंद्र पाल भी। क्या थे? विपिन चंद्र पाल। वेरी, अगर न्यू, ये तो साप्ताहिक का जैसे जिक्र किया है। दैनिक आए, न्यू इंडिया दैनिक का जैसे आप जिक्र करो तो दैनिक जो था वो एनी बेसेंट का था भी। किसका था? एनी बेसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी और 1925 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। न्यू इंडिया अगर साप्ताहिक समाचार पत्र का जिक्र करें तो किसने निकाला था? वो विपिन चंद्र पाल ने भी। ये वही आपके लाल बाल और पाल है भी, लाल बाल और पाल का जैसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1892 का जैसे आप जिक्र करोगे, 1892 में ये निकाला गया था। विपिन चंद्र पाल के द्वारा साप्ताहिक था न्यू इंडिया का जैसे आप जिक्र करते हो। और किस भाषा के अंदर था? भी अंग्रेजी में भी। किस भाषा के अंदर था आपका? अंग्रेजी, इंग्लिश में था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। दैनिक का जैसे जिक्र करो तो ये शुरुआत की, न्यू इंडिया की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। मृत्यु कब हुई थी एनी बेसेंट की? तो ये हुई थी 1925 में। एनी बेसेंट आपको ध्यान होना चाहिए 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। और भारतीय महिला का हम जिक्र करें तो भारतीय महिला बनी थी 1925 के अंदर सरोजनी नायडू। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पहले अध्यक्ष चंद्र बनर्जी का जैसे जिक्र करते हैं। महिला अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट। भारतीय का जिक्र करोगे तो आप हैं सरोजनी नायडू। मुस्लिम का जैसे जिक्र करते हैं तो बदरुद्दीन तेबजी। पारसी का जैसे जिक्र करते हो तो आप दादा भाई नारोजी। और जिक्र करो अंग्रेज अधिकारी का तो अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज यूले। युवा जो इसके सदस्य बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। महात्मा गांधी ने कब किया था? 1934 में बेलगांव का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। 1924 में जैसे जिक्र करते हैं।
इसके अलावा जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आपको ध्यान होनी चाहिए इसकी अध्यक्षता की थी। अलग अलग 1907 में जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन जिसको पढ़ते हैं, रास बिहारी बोस थे उस समय। हमेशा यहाँ से क्या आपकी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक दिन आपकी एक वीडियो बनेगी, मैं चर्चा करूंगा इस चीज़ के बारे में भी। जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों के अंदर किस किस ने अध्यक्षता की है, अध्यक्षता के आधार पर इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जैसे जिक्र कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। द न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था, एनी बेसेंट का भी जैसे जिक्र किया था हमने, और विपिन चंद्र पाल का भी जैसे जिक्र किया। ये वही लाल बाल और पाल है। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, और बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से है विपिन चंद्र पाल, जो गरम दल के नेता थे। भी किस दल के नेता थे? आपके गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। यानी नालंदा विद्यालय लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इन्हें? नालंदा विद्यालय। तो नालंदा विद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने भी। किसने? कुमार गुप्त। यानी गुप्त वंश का एक शासक था। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का एक शासक था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना करी थी? नालंदा विद्यालय की। और ये किस राज्य के अंदर है? वर्तमान में हम जिक्र करें बिहार में भी। प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो पढ़ेंगे। वेरी वेरी, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी इसकी? कुमार गुप्त ने स्थापना की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और किस शिक्षा, किस धर्म से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ज्यादा? बौद्ध धर्म से। ठीक है भाई, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा कहीं पर दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर दी जाती थी। इसीलिए हम पढ़ते हैं भी चीनी यात्री, चाहे वो फाइयान का जिक्र करे, चाहे तिक्स का जिक्र करे, चाहे हवेनसांग का जैसे जिक्र करते हैं, ये लोग भारत में क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और बौद्ध साहित्य इकट्ठा करने के लिए आए थे। इसीलिए हम कहते हैं भी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हवेनसांग और फाइयान ने क्या है? शिक्षा यानी ज्ञान अर्जित किया है। यहाँ पर भी बौद्ध साहित्य के रूप में ये चीज जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, अब नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जैसे जिक्र करे, किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है इसने क्या कर दिया था? ध्वस्त भी कर दिया था। क्या कर दिया था? ध्वस्त। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, काकी भी पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। तो बख्तियार खिलजी जो है आपका, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, ये चीज भी आपको बढ़िया नुकसान पहुंचाया था। अब इसके पीछे भी आपकी कहानी है, जैसे जिक्र करते हैं बख्तियार खिलजी ने 1193 पढ़ोगे भी, कब इसको ध्वस्त किया था? 1193 में। किसका सेनापति था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का भी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है भी, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये एक सेनापति था। और इसने किसको खत्म किया था? किसको ध्वस्त किया था? आपके इसको ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अब कई बारी कई चीजें जगह जैसे आप पढ़ते हो इस चीज के बारे में, कहते हैं बख्तियार जो खिलजी था, एक आप पढ़ोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी काकी है, वो तो एक सूफी संत है, आपको ध्यान होना चाहिए, जिसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण शुरू करवाया था। और एक आपके बख्तियार खिलजी है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था। कहते हैं इतिहास में पढ़ने वाली बातें भी होती है, बड़ी समझ बातें हैं। तो बख्तियार खिलजी है, ये तुर्क था भी, आपको ध्यान होना चाहिए, अफगानिस्तान का जैसे जिक्र करते हैं तुर्क था। तो एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बीमार होने के बाद में इसका कहीं इलाज, इसके जो जितने भी वेद थे उन वेदों ने इसका इलाज किया, परंतु पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं हुआ और बिल्कुल मरणासन यानी मरने की अवस्था में आ गया था। तब सलाह दी गई थी बख्तियार खिलजी को भी आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो वेद है उस वेद से क्या करवाओ? अपना इलाज करवाओ। यानी राहुल श्रीभद्र, वहां पर वेद का नाम क्या था? राहुल श्रीभद्र था। उस वेद से क्या करवाओ? आप इलाज करवाओ। परंतु उसने कहा भी मेरे पास इतने बुद्धिजीवी, इतने विद्वान जो मेरे पास वेद है, उन वेदों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, तो उस वेद से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा? तब लोगों ने उसको आग्रह किया, उसके जितने वेद थे भी, एक बार उनसे आप दवा तो लेके देखो, उनसे सलाह मशवरा करके तो देखो। तो बख्तियार खिलजी उसके पास गए। बख्तियार खिलजी
ने अपनी बात बताई उसे, तो आपके राहुल श्रीभद्र जो वे थे उन्होंने कहा भी आपका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बख्तियार खिलजी ने क्या एक कंडीशन लगा दी, उसने कहा भी मैं दवाई नहीं लूँगा, भी आपके हाथ से बनाई हुई दवाई नहीं लूँगा, अगर बिना दवाई आप मेरे को ठीक कर दो तो मैं आपको मानूँ। श्री राहुल श्रीभद्र ने ये जो उसकी शर्त थी स्वीकार कर ली, और कुछ समय बाद में राहुल श्रीभद्र ने उसको कहा भी आपको एक कुरान दी, उनको क्या दी, एक बख्तियार खिलजी को एक कुरान दी, कहा इस कुरान के यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पाठ पढ़ने हैं। और जैसे उसने वो पाठ पढ़े, पाठ पढ़ने के बाद में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया बख्तियार खिलजी। तब उसने पता किया भी मेरे विद्वान जो इतने विद्वान थे, मेरे पास इतने विद्वान थे, उनसे भी बड़े विद्वान है, ज्ञानी जो लोग हैं। तब उसने कहते हैं भी भारत की जो संस्कृति, भारत की जो शिक्षा, भारत का जो ज्ञान है, उसको ध्वस्त करने के लिए उसने कड़ा कदम उठाया। भी हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, इतने विद्वान वेद हैं, वो तो इसके आगे कुछ नहीं है। तो भारत की संस्कृति शिक्षा को ख़त्म करने के लिए उसने जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय उसको ख़त्म करने की सोची। क्योंकि राहुल श्रीभद्र जो है उन्होंने दवाई तो ज़रूर बनाई, परंतु जो कुरान की पुस्तक थी, कुरान जो थी, उस पुस्तकों के पेज के ऊपर उस दवाई को लगा दिया, और जैसे ही वो मुंह के अंदर थूक लेकर पेज पढ़ता रहा, दवाई अपने आप शरीर के अंदर जाती रही, और इस तरह से वो बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। कहते हैं बौद्ध साहित्य जो है, इतना बौद्ध साहित्य वहाँ पर जलाया गया था, 9 मिलियन जो बौद्ध साहित्य, कहते हैं 3 महीने तक तो उस साहित्य के अंदर आग जलती रही। और इतिहासकार कहते हैं भी अगर वो बौद्ध साहित्य अगर नष्ट ना होता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता, बौद्ध धर्म होता। यानी बौद्ध धर्म जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बड़ा धर्म होने की परंपरा पर चल रहा था, परंतु बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले करके उस रास्ते को क्या करते हैं, बौद्ध धर्म जो बढ़ रहा था उसको रोक दिया था। तो ये चीज़ भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए भी। कब इसने जिसे ध्वस्त किया था 1193 के अंदर, किसका सेनापति था, कुतुब सिपलदार था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने दास वंश की स्थापना की थी। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको गुलाम वंश के बारे में मैंने मध्यकालीन भारत में दे रखी है, दिल्ली सल्तनत। आप वीडियो देखने की कोशिश किया करो सभी बच्चे, जितने भी जिज्ञासु बच्चे हैं, एक तो जिज्ञासा उत्पन्न करो। जिज्ञासु जो बच्चे हैं वो वीडियो देखने की कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े मैंने वहाँ पर देने की कोशिश की है। हर चीज़ के बारे में, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा कौन सा है, ये है नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका। दशावतार मंदिर का जैसे जिक्र किया है, किस शैली में बना हुआ है, आपकी नागर शैली में भी। तो दशावतार जो मंदिर है आपका भी, दशा अवतार जैसे मंदिर का जिक्र करें, दशा अवतार जो मंदिर है, दशावतार जो मंदिर है, ये कहां पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन किस शैली के अंदर है, आपका नागर शैली में भी। किस शैली में, नागर है शैली के अंदर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो कहां पर है, ये आपका एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। ये देवगढ़, देवागढ़ के अंदर, या देवागढ़ या देवगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं। कहां पर है दशावतार मंदिर आपका, देवगढ़ यूपी में भी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यूपी में कहां जिक्र करोगे, तो ललितपुर भी, कहां जिक्र करोगे, ललितपुर जिला है, उस ललितपुर जिले में देवगढ़ में आपका कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर है। अब दशावतार का जैसे आएगा है, यानी 10 अवतार है यहां पर, किसके 10 अवतार है, और 10 अवतार हम किसके पढ़ते हैं, विष्णु के भी। किसके पढ़ते हैं, विष्णु, यानी विष्णु को समर्पित जो मंदिर आपका कौन सा है, दशावतार मंदिर है। किस शैली में बना हुआ है, ये आपकी नागर शैली। आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में, 2 तरह की शैलियां होती हैं। यानी उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, हिमालय से लेके आपके, जैसे हिमालय से जिक्र करते हो और विंध्याचल पर्वत तक आप जिक्र करोगे, यहां तक जो मंदिर बने हुए वो किस शैली के बने हुए आपके,
नागर शैली के भी। किस तरह के मंदिर बने हुए आपके? नागर शैली के बने हुए हैं। और विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण तक हम जब जिक्र करते हैं तो यहाँ के जो मंदिर बने हुए वो द्रविड़ शैली के भी। कौन सी आपके? द्रविड़। एक द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत में, और यहाँ पर कौन सी आपकी? नागर शैली है भी। ये चीज आपको क्लियर होना, ठीक है भी। यानी उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए उत्तर भारत में वो नागर शैली से बने हुए, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने वो कौन से? द्रविड़ शैली के मंदिर बने। और इन दोनों के मिलन से जो एक शैली बनती है वो कौन सी आपकी? वेसर शैली है भी। कौन सी शैली है? वेसर है शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। उत्तर भारत के जो मंदिर है वो किस शैली के अंदर बने हुए हैं? नागर शैली। दक्षिणी भारत के जो मंदिर बने हुए वो किस शैली के अंदर बने हुए? द्रविड़ शैली। और कुछ ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं, कंदरिया महादेव मंदिर का जैसे जिक्र, और भी कई ऐसे मंदिर हैं, वो शैली वेसर शैली से बने हुए। वेसर शैली मीन्स नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को मिलाकर जो बनती है। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो दशावतार जो मंदिर है भगवान विष्णु को जो समर्पित है, ये मंदिर कहां पर है? देवगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में है। और किस शैली से बना हुआ है? आपका नागर शैली से बना हुआ है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वंश के समय में बनाया था, ये जानकारी भी आपको ध्यान होना चाहिए। गुप्त वंश में भी। किस वंश में बनाया गया था? ये गुप्त वंश। यानी किसके काल में बना हुआ है ये मंदिर? आपके गुप्त वंश में। गुप्त वंश में। भारत मंदिरों का जैसे देश है, प्राचीन काल में बहुत मंदिर बनते थे। खास करके उत्तर भारत के मंदिरों को तो ध्वस्त करने का काम किया था जितने भी बारी आक्रमणकारी आए थे, परंतु दक्षिणी भारत के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को ध्वस्त नहीं किया था, क्योंकि गोदावरी जो नदियां हैं, और इसके अलावा गोदावरी जैसी नदियां, उन नदियों को पार करके जो विदेशी आक्रमणकारी दक्षिण भारत में नहीं जा सकते थे। इसीलिए दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो क्या है? सुरक्षित है। और दक्षिणी भारत के मंदिरों की जो कलाकृतियां देखने लायक है भी। खासकर दक्षिणी भारत के मंदिरों की प्रमुख जो विशेषता है वो उसके गोपुरम है भी। क्या है? गोपुरम है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है? तो काल्पनिक रेखा कौन सी रहेगी? आपकी कर्क रेखा। यानी भारत का जैसे जिक्र किया है भारत में, तो भारत को दो समान भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो आपकी काल्पनिक रेखा कौन सी? आपकी ये काल्पनिक रेखा आपकी कर्क रेखा है भी। क्या है? आपकी कर्क रेखा भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिल्ली पुलिस के अंदर 110% यहां से आपकी क्वेश्चन आने हैं। राज्य पूछा जा सकता है भी किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती या किस राज्य में से गुजरती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। आप सब बच्चे जानते हैं, जैसे हम ग्लोब का जिक्र करते हैं तो ग्लोब को दो समान, पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा आपकी कौन सी है? ये भूमध्य रेखा भी। क्या है? आपकी भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं, मध्यांतर रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 0 डिग्री से लेके ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका यानी विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है भी। अब उत्तरी गोलार्ध को 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा भी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और ये भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी कौन सी रेखा? यहाँ पर मकर रेखा है भी। कौन सी रेखा आपकी? मकर रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पर आपकी कौन सी है? कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आपकी मकर रेखा है। ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप के अंदर से गुजरती है? तो आपका कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप भी। कौन सा? आपका अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
यानी विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो आपकी तीनों रेखाएं गुजरने वाला महाद्वीप आपका है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से करक रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत को 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो करक रेखा है। कितने राज्य? जैसे 8 राज्य, जैसे आप जिक्र करोगे जीजे गुजरात, आरजे राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, जेएच झारखंड, सीएच छत्तीसगढ़ का जैसे जिक्र करोगे, डब्ल्यूवी वेस्ट बंगाल, और आप जिक्र करोगे एक मिजोरम का जैसे एमजेड मिजोरम, और एक आपका है टीपी त्रिपुरा। क्या है आपका? टीपी त्रिपुरा। इन राज्यों के अंदर से क्या है आपकी करक रेखा गुजरती है। तो यही आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जलाशय निकोबार व अंडमान को 2 समान भागों में बांटता है? जलाशय का जैसे जिक्र करते हैं या चैनल का जैसे, तो अंडमान सागर है, मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू है, या 10 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा जो है अंडमान निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार को अलग अलग बांटने का काम करती है? अब बोलने को तो आप आ जाते, हम पढ़ लेते हैं इस चीज के बारे में भी। केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अब अंडमान अलग है और निकोबार अलग है भी। हम सब जानते हैं भी भारत में द्वीप है लगभग 247, यानी द्वीप कितने हैं? अंडमान का जैसे जिक्र करोगे सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार, इनको 2 समान भागों में बांटने वाला आपका 10 डिग्री चैनल भी। 10 डिग्री चैनल का जैसे जिक्र करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान और निकोबार को 2 समान भागों में बांटते हैं। अब हमें ध्यान होना चाहिए, भारत में लगभग आपके 247 द्वीप मैंने बताए थे, 247 द्वीप है, जिसमें से 204 तो आपकी कहां पर है? यहां पर अंडमान निकोबार में भी, यानी अंडमान निकोबार में कितने आपके 204 है, और 43 जो आप पढ़ोगे वो कहां पर पढ़ोगे? लक्षद्वीप के अंदर भी। कहां पर पढ़ोगे? लक्ष्य। टोटल 247 है। अब यहां पर जैसे आप जिक्र कर रही हो, अंडमान निकोबार के अंदर भी कई द्वीप है, जैसे आप जिक्र करते हो उत्तरी अंडमान जिक्र करते हो, मध्य अंडमान का जैसे जिक्र करते हो, और लिटिल यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यहां पर 4 है आपके। ये तो आपका जैसे उत्तरी अंडमान हो गया, एक क्या है? उत्तरी अंडमान का जैसे जिक्र करोगे, फिर आप मध्य अंडमान का जैसे जिक्र करोगे, और फिर दक्षिणी अंडमान का जैसे जिक्र करोगे, और फिर आपका एक लिटिल अंडमान है भी, लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान इसको और निकोबार को भी, ये आपका कौन सा है? निकोबार है। अब इसके बीच में जो आपका गुजरता है वो कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है भी। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में से जो गुजरता है वो कौन सा आपका? 10 डिग्री चैनल है भी। कौन सा चैनल आपका? 10 डिग्री चैनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है भी। क्या है राजधानी इसकी? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान के ऊपर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान जो आपका है, दक्षिणी अंडमान के ऊपर कौन क्या स्थित आपका? पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पिक है भी। क्या है? सैंडल पिक। और सैंडल पिक किस यानी अंडमान के ऊपर है? तो उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है, यानी उत्तरी अंडमान पर हम क्या पढ़ते हैं? सैंडल पिक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पढ़ते हैं, और यहीं पर सैंडल पिक, सैंडल पिक एक अभ्यारण्य भी है अंडमान निकोबार के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और भी आता है भी, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अब सक्रिय ज्वालामुखी का जैसे जिक्र करते तो यहां भारत में नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी भी आपके कहां पर? अंडमान निकोबार में है। बेरन द्वीप का जैसे आप जिक्र करते हो, बेरन द्वीप व द्वीप और नारकोंडम भी। क्या है? नारकोंडम। यानी भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप के ऊपर और नारकोंडम भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हमें ध्यान होना चाहिए ये आपके अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये निकोबार लिख रहे हैं, इसको कार निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। कार है
निकोबार के नाम से। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा आपका क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल वाला तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आया हुआ और आगे आने की भी बहुत ज्यादा इसकी क्या है संभावना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य मूक घाटी उष्ण कटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? अब मूक घाटी, मूक मतलब क्या होता है? साइलेंस। डीफ एंड डम जैसे पढ़ते हैं ना, गूंगा बहरा जिसे जिक्र करते हैं, गूंगा बहरा, तो मूक का जैसे जिक्र किया है। तो कौन सा राज्य मूक घाटी उष्ण कटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका केरल भी। कौन सा राज्य है? केरल, क्योंकि केरल में हम पढ़ते हैं साइलेंट वैली भी। सिलिकॉन वैली हम पढ़ते हैं बेंगलोर के अंदर है, और साइलेंट वैली जो पढ़ते हैं हम कहां पर पढ़ते हैं? शांत घाटी है, यानी मूक वैली जो है, मूक घाटी जो है वो कहां पर है? केरल के अंदर भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है भी, 1984 में जो स्थापित किया गया था साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, दिसंबर 1984 के अंदर। और केरला के किस जिले में है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, पालकड़ भी। बड़ा ही सुंदर एरिया है भी, बहुत ही सुंदर एरिया है। खासकर 2012 के अंदर रेलवे में पोस्टिंग हुई थी पालकड़ में, तब थोड़ा सा पता इस चीज के बारे में। बड़ा सुंदर है, वहां पर बहुत बार जाने का मौका भी मिला है। रेलवे की, दक्षिणी रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, उसमें रिटर्न के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए। तो तमिलनाडु में सारा ही देखा था केरला का। तो केरला में पालकड़ जो जिला है, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका आज का जो सेशन था, आज की जो क्लास थी, कई क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।